सभी को हार्दिक नमन, प्रणाम, शुभकामनाएं और स्नेह। साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता, जिसका प्रथम भाग मैंने शायद 2-3 महीने पहले प्रस्तुत किया था, चिरंजीव रणवीर सिंह, बिहार के रहने वाले, शायद पटना के हैं, उनके निवेदन पर ऐसा लगा कविता को पढ़ने वाले कम मिले, व्यूज कम हुए। मैंने बहुत दिन से उसका दूसरा भाग नहीं प्रस्तुत किया था। पुनः रणवीर ने कई बार निवेदन किया, आज मैं उसका दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। आत्मकथ्य, आत्म अपना, अपने विषय में सेल्फ कथन, आत्मकथा कह सकते हैं, आत्मनिवेदन कह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी से, जो छायावाद के एक आधार स्तंभ थे, उनसे लोगों ने एक निवेदन किया कि बड़े बड़े लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं। प्रसाद जी ने यह तो नहीं कहा कि आत्मकथाएं लिखकर बड़े हो जाते हैं, बड़े लोग लिखते नहीं हैं। अपने बारे में ऐसा बता देते हैं कि जनता ये समझे कि मैं बहुत महान हूं। ये बात नहीं कही। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैंने एक साधारण व्यक्ति हूं, एक साधारण कवि हूं, और मैंने जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि अर्जित नहीं की है कि जिससे मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। उनके तमाम मित्र कह रहे थे कि आप लिखिए। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है, और अगर हम लिखने शुरू बैठेंगे तो स्वाभाविक है अपने बारे में लिखेंगे, तब तो फिर एक आवश्यकता है जो हमारी कमियां हैं वही बतानी पड़ेंगी। कबीर ने साफ कह दिया था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। और जब मैं अपनी कमियां बताऊंगा, यथार्थवादी कवि जो है, सत्यवादी कवि जो है, सरस कवि जो है, वो अपने गुण और दोष दोनों का विवेचन करता है। उनका अगर मैं बताऊंगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। ये मैंने पिछली बार चर्चा कर ली थी। उसका दूसरा पार्ट आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आज एक ऐसी जगह पर हूं इस समय जहां बोर्ड आदि की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कविता का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पुस्तक सामने रख लेनी चाहिए। कहता है, कवि मिला कहां वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि ने अपनी आत्मकथन किया है, अपने हृदय की पीड़ा को बताया है। वो सुख मुझको कहां प्राप्त हुआ जिसका स्वप्न देखकर जाग गया। मैं जिसको देखता था, जिसको चाहता था, जिसकी कल्पना की थी, जो हमारे सपने थे, वो पूरे नहीं हुए। हुआ ही कहां, क्योंकि आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर वो भाग गया। आलिंगन में व्यक्तिगत प्रेम की बात है, शारीरिक प्रेम की बात है। कहते हैं जिसको मैंने चाहा अपने दिल से, मन से, और जब वो समय आया कि मैं उसे आलिंगनबद्ध कर लूं, उसे अपना बना लूं, हम दोनों एक दूसरे में खो जाएं, समर्पित हो जाएं, तो मुस्कुराकर वो भाग गया। अर्थात हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, कामनाएं अपूर्ण रह गईं, पूरी नहीं हुई। हमारा प्रेम असफल रहा, मैं सफल नहीं हुआ। तो मैं क्या बताऊं। किंतु कवि कहता है अपने दर्द को व्यक्त करता हुआ, जो उन्होंने आंसू में भी लिखा है। कहता है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। बड़ी सुंदर लाइन है, जिसके अरुण कपोलों की। साथियों देख, नायिका का वर्णन देखिए आप। जिसके अरुण कपोल, अरुण कहते हैं लाल, कपोल कहते हैं गालों को, जिसके लाल लाल गाल, कपोल सुंदर, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। यहां शब्द से छाया का प्रयोग किया है।
जब आदमी थक जाता है, शिथिल हो जाता है एक पथिक चलते चलते, तो किसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर विश्राम करता है, आराम करता है। कभी भी कहता है मैं अपने जीवन के संघर्षों से जब ऊब जाया करता था, परेशान हो जाया करता था, तब जिसके गालों की निकटता, उसका स्पर्श, उसका चुंबन, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में हमें छाया मिलती थी, राहत मिलती थी, मुझे धैर्य मिलता था, उससे बात करके, उसकी निकटता प्राप्त करके। उसके लाल कपोल हमें बड़ा सुख देते थे, हमें चैन देते थे, मन मस्तिष्क में अपूर्व संतोष की प्राप्ति होती थी। यही नहीं, उसने अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेम को प्रेम की कितनी पराकाष्ठा की है। कहता है वो कौन थी? बोले अनुगामिनी उषा लेती थी, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी उषा, नायिका के गाल लाल थे, कवि की प्रेमिका के गाल लाल थे, इतनी लालिमा थी। लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है, अनुराग का प्रतीक होता है। अनुरागिनी उषा लेती थी। कवि ने एक बढ़िया रूपक उपमा हम कह दें यहाँ पर, तो उसने बिल्कुल उल्टा कर दिया। कहती जो उषा काल है, सूर्य से आने के पहले का काल है, जहाँ लालिमा सूर्य की सामने प्रकट हो जाती है। अनुरागिनी उषा, वो प्रेम प्रदान करने वाली उषा। बड़ा सुंदर समय होता है उषा काल का, जब आदमी निकलता है, स्वस्थ मस्तिष्क होता है, रात भर की थकावट दूर हो गई होती है, वो उषा काल मन को बड़ा मोह लेता है। कहते अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जरा समझने का प्रयास कीजिए। सीधा सार तो ये है कि हमारी नायिका जो है वो सुबह के उषा काल से भी ज्यादा सुंदर थी। लेकिन अर्थ क्या है? अनुरागिनी उषा, जो प्रेम देने वाली, प्रेम करने वाली उषा काल है, प्रेम देने वाला उषा काल है। उषा नाम की जो नायिका है रूपक में, अनुगामिनी उषा लेती थी निज सुहाग। भारत में सौभाग्यवती स्त्रियां पार्वती जी के आगे, देवी जी के आगे से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपनी मांग में लगा लेती हैं, क्षण मात्र में ही उनका जीवन सफल हो जाता है। अरे कहता है वो जो उषा है, उसने भी ऐसा लगता है जो लालिमा प्राप्त की है। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग, वो अपना सुहाग कहाँ लेती थी? मधुमाया में। हमारी नायिका की जो मधु प्रेम भरी माया है, मधु शराब को भी कहते हैं, मधु अमृत को भी कहते हैं। लालिमा का, शराब की भी रंग लाल होता है। तो ऐसा लगता है इस हमारी प्रेम रूपी नायिका, प्रेम स्वरूपा नायिका की लालिमा लेकर के स्वयं लेने को उत्सुक रहती थी। कौन? प्रातःकाल की बेला, मधुरिम बेला, उषा काल। उषा काल निज सुहाग मधुमाया में। आगे कहते हैं उसकी स्मृति पाथेय बनी है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है। पाथेय कहते हैं एक पथिक जब चलता है तो रास्ते में प्यास लगती है, रुक जाता है, कोई संबल मिलता है, कोई भोजन मिलता है, कहीं कुछ खा पी लेता है। पाथेय उस पथिक के रास्ते में मिलने वाला विश्राम, आराम, संबल, सहारा, कुछ भी उसकी स्मृति पाथेय बनी है। आज उसकी यादें ही हमें सहारा देती हैं। उसकी स्मृति, उसकी यादें पाथेय बनी हैं। थके पथिक की पंथा की, जिस प्रकार एक थका जो पथिक है, राहगीर है, उसके राह में जो संबल मिलता है, वो संबल ही हमारा क्या है? उसकी यादें, स्मरण। कवि यहाँ पर स्मरण अलंकार भी हो जाएगा साथियों। एक अलंकार और एक और बताएं आपको, उपमेय और उपमान दो होते हैं। उपमान श्रेष्ठ होता है, मगर यहाँ पर कवि ने स्वयं उषा काल को जो है लज्जित कर दिया है उपमेय के समक्ष। आज उपमान लज्जित हो गया है। कहते हैं अनुरागिनी, हाँ, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। जो थका पथिक है स्वयं कवि है। थके पथिक की जो पंथा है, राह की समस्याएं हैं, उनमें जो आराम मिलना चाहिए, संबल मिलना चाहिए, चलती हुई गाड़ी को पेट्रोल मिलना चाहिए, चलते हुए शरीर को नाश्ता और भोजन मिलना चाहिए, विश्राम मिलना चाहिए, वो सब कब मिलता है? उसकी यादों से, उसकी स्मृति से। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। कहता सीवन को उधेड़ कर देखोगे। सीवन, पहले जमाने में महिलाएं घर में गद्दियां बनाया करती थी, कथनी बोलते थे कई जगह।
जितना घर के पुराने कपड़े गूदड़ होते थे वो सब उसके अंदर भर दिए जाते थे और मोटी रुई से ताक करके एक सिल दी जाती थी। और अगर सीवन खुल जाए तो अंदर का सारा भेद खुल जाता है। कहते हैं सीवन को उधेड़ कर देखोगे। तुम चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिख दूं? जब मैं आत्मकथा लिखूंगा और इस तरह की एक के बाद एक धज्जियां उड़ेंगी, जब लोग जानेंगे अगर ये प्रसाद जी असफल हो गए, कुछ कर ही नहीं पाए, एक नायिका भी छोड़कर भाग गई, उसका प्रेम में भी सफलता नहीं मिली, तो सीवन कर उधेड़ कर सिली हुई चीज़ों के उधेड़ कर देखोगे। क्यों मेरी कंथा को, क्यों हमारी कथरी कंथा में गूदड़ जो निकलेगा, गूदड़ का मतलब ही है असफलताएँ, गूदड़ का मतलब ही है जो न बताने वाली, क्योंकि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। सुन अठ लई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोई। रहीम कहते हैं अपने मन की पीड़ा को किसी को व्यक्त मत कीजिए, लोग उपहास उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, आपकी पीड़ा को कोई संबल नहीं बनेगा, कोई आपके दुख को बांट नहीं देगा। वो कहते हैं सीवन कर उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को, छोटे से जीवन को कि कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। बहुत बड़ा बढ़िया व्यंग है। छोटा सा जीवन है, नाना प्रकार के कष्ट हैं, अनेक गुण और दोषों का अद्भुत समन्वय है। गुण भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन अपने गुण अपने आप कैसे कह दूं और दोषों को बताऊं तो हंसी उड़ाई जाएगी। कहते हैं छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं कैसे आज कह दूं, मैंने ऐसा कर दिया, मैं महापुरुष हूं। आप जरा उठाकर देखिए लोगों की आत्मकथाएं, कम लोग मिलेंगे गांधी जैसे जिन्होंने कहा मैं जूठी बीड़ी उठाकर पिया करता था। बाकी तो लोग ऐसा लगता है कि उनकी आत्मकथा कह रही है कि वो साक्षात महामानव है। कहते छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्यों कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों को की सुनता मैं मौन रहूं। सबसे अच्छी बात श्रोता बन जाओ। मैं अक्सर कहता हूं अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना बहुत आवश्यक है। क्यों नहीं, हम सुनते हैं लोगों की, देख रहे हैं वो महान थे, अच्छी बात है। मौन रहूं, मौन भाषण सबसे अच्छा होता है। चुप रहिए, 100 चुप्पी सारे बवाल को टाल देती है। मौन कह रहा है कवि, मैं मौन रहना चाहता हूं। किसी ने कहा था बोलना एक सुंदर कला है, मौन उससे ऊंची कला है, और खामोशी वार्तालाप की महान कला है। कवि कहता अच्छा ये न हो कि मैं, ध्यान रखिएगा ये कविता ही छप गई थी हंस में, मुंशी प्रेमचंद ने संपादन किया था उसका। हंस पत्रिका में तो 1932 में ये कविता प्रकाशित हुई थी, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। क्या ये अच्छा नहीं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नालंकार होगा। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे। और सुन भी लो, हम कहें हमें यार बहुत कर्ज है, रो रो कर आंसू बहाएं और अंत में तुम मना कर दो तो क्या फायदा। अरे भाई अगर पीड़ा उसके सामने कहो जो दूसरे, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना खुशी से, किसी से कहे ना। कहते हैं सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, जो मेरी भोली हृदय की निर्मल धारा के रूप में मैं जब बताना शुरू करूंगा अपनी कमजोरियों को, क्या तुम उसका भला करोगे, कुछ उसका समाधान ढूंढोगे। नहीं ढूंढोगे, केवल उपहास उड़ाओगे, हंसी उड़ाओगे। अभी समय भी नहीं, कहते हैं अभी समय भी नहीं आया है। इसने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा अभी मैंने ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित नहीं की है, अभी तो शुरुआत है, आगे बढ़ने का समय है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन व्यथा कहा है उसने, पीड़ा कहा है, दर्द है। मूली अपने पत्तों भारू एक कहावत कही जाती है, जो मेरी तमाम पीड़ाएं हैं मैं तो उसी में उलझा हूँ, मौन हूँ। क्यों सोते हुए उस पीड़ा को छेड़ना चाहते हो, क्यों मेरी आत्मकथा लिखवाना चाहते हो। ये थी प्रसाद जी की अपनी आत्मकथा न लिखने के बारे में अपना एक साधारण सा व्यक्तित्व प्रस्तुत किया है। उन लोगों पर बड़ा व्यंग है जो अपनी तमाम कमियों को छिपाकर अपनी छोटी सी बड़ाई को हजारों गुना बढ़ाकर बताते हैं। छायावाद की एक विशेषता थी, छायावादी कविता है, शुद्ध खड़ी बोली है प्रसाद जी की लोगों के लिए, और एक निवेदन है और सब कुछ यथार्थ का चित्रण है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की इस कक्षा को समाप्त करता हूँ। रणवीर सिंह जी से ही कहूँगा कि तमाम विद्यार्थियों तक प्रेषित करें ताकि
उन्हें भी लाभ उठाएं और वीडियो के व्यूज भी बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का शुभकामनाएं बहुत बहुत।